हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोडोन 3। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स या ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम के बारे में। मैंने इस पूरे टॉपिक को अलग अलग लेक्चर्स में कवर किया हुआ है, जिसमें इस वीडियो में मैं सिर्फ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के 20 बोन मैरो सेल्स के बारे में मैं सिर्फ डिस्कस करूँगा और उसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने एक डिस्कशन किया हुआ था कि हेमेटोपोइसिस से जब भी आपके बॉडी में ब्लड का सिंथेसिस हो रहा होता है तो वो आपके बोन मैरो सेल्स जो हैं वो आपके एज अ स्टेम सेल के लिए काम कर रहे होते हैं, और इनसे बनता है आपके लिम्फोसाइट्स। क्लियर है। और मैंने एक बार पहले भी बताया था कि एडेप्टिव इम्यूनिटी जो आपके कंपोनेंट हैं, एडेप्टिव इम्यूनिटी के जो कंपोनेंट है उसमें दो पार्ट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक होता है आपका लिम्फोसाइट और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो आज की क्लास में हम लोग लिम्फोसाइट का ही डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो जो भी लिम्फोसाइट बन रहे होते हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है, और ऑन मैच्यूरेशन, तो जब वो मैच्यूरेशन के लिए आगे की ओर प्रोसीड करते हैं तब उनके ऊपर में सेल सरफेस रिसेप्टर्स डेवलप करते हैं। तब ये डिसाइड होता है कि वो किस तरह के एंटीजन के लिए कमिटेड हैं और किस तरह के एंटीजन से वो बाइंड करेंगे। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जितने भी होते हैं वो आपके प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो भी हैं वो आपके लिम्फोसाइट्स के मैच्यूरेशन में ही आपके कमिट कर रहे होते हैं या कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो इसके हिसाब से जो भी आपका साइट ऑफ मैच्यूरेशन चूज किया जाता है लिम्फोसाइट्स का, उसके अकॉर्डिंगली उनका नाम दिया जाता है। अगर कोई भी लिम्फोसाइट बी सेल मैच्योर बोन मैरो में बना है और बोन मैरो में ही मैच्योर कर रहा है तो वो आपके बी सेल्स को कमिट करेंगे बनाने के लिए, और वो डिवाइड एंड डिफरेंशिएट करेगा, प्रोलिफरेट, डिवाइड एंड डिफरेंशिएट करेगा बी सेल्स के तौर पे। और अगर कोई भी लिम्फोसाइट बोन मैरो सिंथेसिस होने के बाद में अगर वो थाइमस की तरफ मूव करते हैं तो वो फिर अल्टीमेटली टी सेल कहे जाते हैं। ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या है कि आप जितने भी लिम्फोसाइट्स बनते हैं, हम लोग आगे की ओर जाएंगे तो पता चलेगा कि वो बहुत सारे सिलेक्शन प्रोसीड्योर के लिए मूव करते हैं। बी सेल हो या टी सेल्स हो, वो फिर सिलेक्शन के लिए जाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि बी सेल का भी क्वांटिटी और टी सेल का भी क्वांटिटी 100% यूज नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि मैच्यूरेशन के समय में जो रिसेप्टर्स करेक्टली डेवलप होते हैं, मैं अगर कहूं कि अगर ये बी सेल जिस एंटीजन के अगेंस्ट में बनाया गया है अगर वो उसी एंटीजन के लिए काम करेगा तभी उसका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं। अगर टी सेल जिस एमएचसी फैक्टर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स और एंटीजन के लिए बनाया गया है अगर वो काम करेंगे तो उसके अगेंस्ट में काम करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कोलोनल सिलेक्शन या सिलेक्शन भी बोलते हैं, जिसमें जो भी परफेक्ट बी सेल्स जो होते हैं, रिसेप्टर्स, परफेक्ट रिसेप्टर्स जो होते हैं आपके कंटेनिंग जो भी लिम्फोसाइट्स हैं, सिर्फ उन्हीं का ही सिलेक्शन होता है। इसलिए आप जितने भी आपके लिम्फोसाइट बनते हैं उसका 100% सिलेक्शन नहीं होता है, बल्कि इसमें से कई बहुत कम अमाउंट होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है। और किनको किनको रिजेक्ट किया जाता है? जो लैक कर जाएं आपके रिसेप्टर्स को, जो लैक करेंगे आपके रिसेप्टर्स को, और साथ ही साथ में सेल्फ रिएक्टिंग जो होंगे, जो अपने ही सेल्स के साथ में रिएक्ट कर जा रहे हैं, इन दोनों को रिजेक्ट कर दिया जाता है सिलेक्शन प्रोसीड्योर से। तो क्या हो गया? सबसे पहले आपके लिम्फोसाइट्स बोन मैरो से सिंथेसाइज होते हैं। बोन मैरो से सिंथेसाइज होने के बाद में वो मैच्यूरेशन के लिए बढ़ते हैं। अगर आप इनिशियल स्टेज में, जब मैच्यूरेशन के पहले के स्टेज में अगर आप बोन मैरो और थाइमस को देखेंगे तो दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम दिख रहा होता है। लेकिन मैच्यूरेशन के लिए जब लिम्फोसाइट माइग्रेट करते हैं, अगर कुछ लिम्फोसाइट बोन मैरो में बन के बोन मैरो में ही मैच्योर कर जाते हैं तो वो बी सेल्स कहे जाते हैं, जबकि कुछ लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो बोन मैरो से बनने के बाद में थाइमस में माइग्रेट करते हैं, इसलिए उनका नाम टी सेल बोला जाता है। इस बन जाने के बाद में भी इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं नायव सेल्स, जो कि अभी तक कोई भी एंटीजन का इंटरेक्शन इनके साथ में नहीं हुआ होता है। नायव सेल्स होते हैं स्टेज वेयर द lymphocytes have not interacted with any antigen।
ठीक है, तो वो नायब स्टेज में कहा जाता है। फिर वहां से उसका फिर सिलेक्शन स्टार्ट होता है। सिलेक्शन में क्या कर रहे होते हैं कि बी सेल एक बड़े अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाते हैं, टी सेल भी बड़े अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसके ऊपर में भी जो रिसेप्टर्स, एग्जैक्ट रिसेप्टर्स हैं जो एंटीजन को बाइंड कर सकेंगे या एमएचसी के द्वारा प्रोड्यूस किए हुए एंटीजन से इंटरैक्ट ना कर पाए, अगर वो रिसेप्टर लैक करता है तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, और सेल्फ रिएक्टिंग जो भी बी सेल्स और टी सेल्स होंगे उनको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स का काम क्या हो रहा होता है। और अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स को वन बाय वन, जिसमें आज का टॉपिक जो है वो स्पेसिफिकली बोन मैरो पे ही सिर्फ फोकस किया गया हुआ है। नाउ कमिंग टू अ टॉपिक दैट इज व्हाट इज कॉल्ड बोन मैरो। आप लोग में से कई लोग हैं इसका नाम भी सुने होंगे, ठीक है, और हम लोग इसके पहले थोड़ा सा डिस्कस भी किए हुए थे। मैं अभी बोन मैरो को इसलिए भी नहीं डिटेल में जाकर के डिस्कस कर रहा हूँ, या प्रोसेस ऑफ हेमेटोपोइसिस को इसलिए भी नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादातर वीडियोस और टॉपिक्स जो हैं वो हमारे अंडर ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स को टारगेट करके बनाया जा रहा है। बट मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि बिफोर एंडिंग दिस टॉपिक ऑफ इम्यूनोलॉजी फ्रॉम द ग्रेजुएशन लेवल, मैं हेमेटोपोइसिस और बोन मैरो को थोड़ा सा डिटेल में जा करके डिस्कस करूँगा। तो एक्चुअली में बोन मैरो होते क्या है कि ये एक सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं जो विद इन बोन के अंदर में पाए जाते हैं। तो ये क्या है? सेलुलर कनेक्टिव टिश्यूज दैट आर फाउंड विद इन बोन्स। ठीक है, अब इसके साथ साथ में क्या होते हैं कि इनका काम क्या हो रहा होता है कि एज अ स्टेम सेल, मैं बार बार स्टेम सेल का जिक्र कर रहा हूं, अगर आपको थोड़ा भी फुर्सत मिले तो इसके बारे में पढ़िएगा। दे प्रोड्यूस ब्लड। ठीक है, और ब्लड के जितने भी कंपोनेंट हैं, अब यहाँ पे ब्लड में अगर आप देखेंगे तो ब्लड तो किसी एक चीज से मिलकर बना है नहीं, तो ये क्या है? एक सॉफ्ट टिश्यू है जो कि आपके बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बना है। ग्रेन्युलोसाइट, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट। ठीक है, बहुत सारे तरह के सेल्स हैं, मैक्रोफाजेज हैं, उसमें भी आपके कई तरह के प्रोटीनियस पार्ट होते हैं, प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो ये आपके सारे के सारे टिश्यूज जो है ना, वो सारे के सारे आपके बोन मैरो से ही मिलकर के बन रहे होते हैं। तो जब एक बार आपके ब्लड के कंपोनेंट, बोन मैरो जो है वो एज अ ब्लड का कंपोनेंट के लिए, स्टेम सेल के लिए काम कर रहे होते हैं, तो जितने भी ब्लड के कंपोनेंट हैं उसमें से एक पार्ट जो हम लोग को अभी पढ़ना है वो है कि आप इसमें से लिम्फोसाइट का सिंथेसिस होना फिलहाल के लिए और यहीं पे आपका हो रहा होता है। तो जितने भी लिम्फोसाइट्स हैं, वेदर इट इज बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, उनका सिंथेसिस बोन मैरो में ही होता है। ऑल लिम्फोसाइट्स, ठीक है, ऑल लिम्फोसाइट्स एज अ कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ब्लड के कंपोनेंट होने के चलते सारे लिम्फोसाइट का सिंथेसिस यहीं पे हो रहा होता है, और फिर यहां से वो क्या करते हैं? सर्कुलेशन में आते हैं आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेशन में आएंगे। नाउ अर्ली डेवलपमेंट स्टेज में, जहां पे अभी तक ब्लड का सिंथेसिस नहीं हुआ है, मैं इसको चार्ट के तौर पे दिखलाता हूं कि अर्ली डेवलपमेंट स्टेज में जब अभी ब्लड का कंपोनेंट नहीं बना होता है, तो ये मेसेनकाइम ऑफ यॉर्कसेक से आपका यहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स हैं लिम्फोसाइट के वो डेवलप होते हैं। तो मेसेनकाइम ऑफ यॉर्कसेक, ठीक है, SSC, ठीक है, तो मेसेनकाइम ऑफ यॉर्कसेक से है। फिर जैसे आपका अगला डेवलपमेंट होगा ऑर्गेन का, तो यही आपका ब्लड का सिंथेसिस और लिम्फोसाइट का सिंथेसिस जो है वो इस स्प्लीन पे जाता है। स्प्लीन से फिर आपका ये मूव करता है लीवर पे जाकर के 5th मंथ में, ठीक है, यहां तक लीवर 5th मंथ के पहले तक में, किसी भी बेबी के डेवलपमेंट के 5th मंथ तक में, ये जो है वो साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिम्फोसाइट होता है। साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ
लिम्फोसाइट्स। क्लियर है। अब यहां से 5th मंथ से क्या हो जाता है कि बोन मैरो जो है वो हेमेटोपोइटिक स्टेम टिश्यूज की तरह डेवलप। 5th मंथ से क्या हो गया कि बोन मैरो कंप्लीटली, बोन मैरो डेवलप्स एज हेमेटोपोइटिक टिश्यूज की तरह है, या स्टेम सेल्स की तरह जो है वो कंप्लीटली डेवलप हो चुके होते हैं। अब यहाँ पे जो भी बोन मैरो हैं वो दो कलर में आपके दिखाई दे रहे होते हैं। वो रेड बोन मैरो जो है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं कि बोन मैरो दो फॉर्म में दिखाई देते हैं, दैट इज फंक्शनैलिटी आपको कलर से ही पता चल जाएगा। ठीक है, फंक्शनैलिटी जो है वो कलर से ही पता चल जाता है। एक रेड बोन मैरो होता है और एक येलो बोन मैरो होता है। ठीक है, तो अगले स्लाइड पे चलते हैं, फिर रेड और बोन मैरो और येलो बोन मैरो के फंक्शन को बताएंगे हम लोग। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग एग्जांपल ले ले रेड बोन मैरो को, तो रेड बोन मैरो जो है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज जो है इनका कलर रेड होता है। रेड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज। तो आरबीसी का प्रेजेंट होने का मतलब ही है कि ये जो है वो एक्टिव, इंडिकेटिव ऑफ एक्टिव हेमेटोपोएसिस, जो आपके हेमेटोपोएसिस, ये जो आपका आरबीसीज है ना, ये दिखाता है कि एक्टिव हेमेटोपोएसिस, यानी कि उस वक्त में ब्लड का सिंथेसिस प्रॉपरली हो रहा होता है, यानी कि ये प्रॉपरली ब्लड सिंथेसाइज कर रहे हैं। क्लियर है। और यहीं पे आ जाइए, फिर आपका सेकेंड टाइप जो है वो है आपके येलो बोन मैरोज। तो येलो बोन मैरोज जो है वो दिखाता है कि ये एक फैट डिपोजिशन ऑब्लिक एक्यूमुलेशन, फैट डिपोजिशन और एक्यूमुलेशन के चलते है, और ये सिम्टम है रिड्यूस्ड हेमेटोपोएसिस का। ठीक है, तो आप ये जो दोनों पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो, ये दोनों जो है इंटरचेंजेबल होता है। आप इसमें इस तरह से इसको मत देखिए कि ये कोई खराब हो गया है या इसका कोई काम नहीं हो रहा होता है। बॉडी में जब आपका रिक्वायरमेंट ऑफ, एक्चुअली में जब कोई भी सेल सिंथेसिस नहीं हो रहा है, सपोज करो एक स्टेज जहां पे बोन मैरो में कोई भी ब्लड का सिंथेसिस में इसका कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, दैट इज द एग्जैक्ट कलर ऑफ बोन मैरो येलो कलर का होता है। और जैसे जैसे इसमें ब्लड की सिंथेसिस स्टार्ट हो रही होती है, तो एक्टिव बोन मैरो जो होते हैं, जो आपके हेमेटोपोएसिस को कर रहे होते हैं, वो रेड कलर का आपका दिखाई देना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब यहां से क्या है कि एज पर डिमांड, यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, एज पर डिमांड द रेड एंड येलो इंटरचेंज। ठीक है, रेड जो होता है वो हाई डिमांड के समय में होता है, येलो जो होता है वो लो डिमांड के समय में हो रहा होता है। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, जब आपके बॉडी में ज्यादा से ज्यादा ब्लड बनाने की जरूरत है तो आपका बोन मैरो रेड कलर का दिखाई देगा। जब बॉडी में थोड़ा कम ब्लड बनाने की जरूरत है तो आपके बोन मैरो येलो कलर के दिखाई देंगे। इज इट ओके? नाउ आपके जो भी बोन मैरो हैं वो उसका स्ट्रक्चर जो है वो देखने में स्पॉन्ज लाइक रेटिकुलर फ्रेमवर्क की तरह दिखता है। जैसे स्पॉन्ज देखने में कैसे हैं? स्पॉन्ज लाइक रेटिकुलर फ्रेमवर्क,
ठीक है। तो स्पॉन्ज लाइक रेटिकुलर फ्रेमवर्क की तरह ये दिखाई देते हैं। मैं अगर चाहूँ तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर सकता हूँ। रेटिकुलर फ्रेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इसमें जो भी आपके फ्रेमवर्क कहाँ पे है, जो बोनी टिश्यूज हैं, यानी कि जो सेल के अंदर में जो भी नॉन वेजिटेरियन होंगे वो अच्छे से जान रहे होंगे, जब आप लेग पीस वगैरह चिकन का खाते हैं तो उसमें आराम से आपको वहाँ पे बोन मैरो दिख रहा होता है। एंड इट इज़ नथिंग रॉन्ग टू डिस्कस हियर, सॉरी फॉर ऑल वेजिटेरियंस, ठीक है। तो अब इसमें जो आपके रेटिकुलर फ्रेमवर्क है, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, जिसमें फैट सेल्स होते हैं, ठीक है, फैट सेल्स होते हैं, कोलाजेन फाइबर्स होता है, कोलाजेन फाइबर्स, फिब्रोब्लास्ट हैं, ठीक है, और डेंड्राइटिक सेल्स हैं कुछ, ये भी होते हैं मैक्रोफाजेस, डेंड्राइटिक सेल्स भी, मतलब जो फैगोसाइटोसिस कर सके, डेंड्राइटिक सेल्स भी हैं, और रेटिकुलर सेल्स भी हैं, ठीक है। तो ये आपके हैं जो आपके बोन मैरो में कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, बोन एक्चुअली गाइस प्रॉब्लम क्या है ना कि मेरे को कर्सिव लिखने की आदत है, मतलब व्हेन आई स्टार्ट एनी वर्ड आई जस्ट कंटिन्यूअसली राइटिंग एवरीथिंग एंड देन इन माय वर्ड। और कंप्यूटर में क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा तेज़ी से कर्सिव लिखते हैं तो इसका डाटा जो है वो स्क्रीन तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए कई बार जो भी आप इतनी बुरी हैंड राइटिंग वगैरह देख रहे हैं, एक्चुअली मैं इतना बुरा लिखता नहीं हूँ, तो ये जितनी भी बुरी हैंड राइटिंग देख रहे हैं इट इज़ जस्ट बिकॉज आई एम राइटिंग ऑन अ पैड सो दैट कि ये स्क्रीन पे आ सके। खैर हम लोग को उससे क्या मतलब है, समझ में आ जाओ, उसके बाद फिर सारी चीज़ें अपनी जगह पे ठीक है, ठीक है। अब ये जितने भी आपके बोन मैरो है ना, ये जितने भी सेल्स हैं जो आपके पिछले वाले स्लाइड में आपको दिख रहे होते हैं, ठीक है, ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपके, ये एज अ प्रिकर्सर काम कर रहे होते हैं। तो द ऑल कंपोनेंट्स ऑफ बोन मैरो, ऑल कंपोनेंट्स ऑफ बोन मैरो, they work as a precursor, they work as precursor, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जो भी आपके वेरियस लाइनेज है, जितने भी अलग अलग तरह के ब्लड कंपोनेंट्स हैं उनको सिंथेसिस करने में हेल्प कर रहे होते हैं। अब ये क्या करते हैं कि प्रोलिफरेशन डिफरेंशिएशन जो है वो आपके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, यानी आगे ब्लड के जितने भी कंपोनेंट हैं जिनसे इनका जिनका सिंथेसिस इनसे होना है, तो वो क्या करते हैं, ब्लड कंपोनेंट का प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन ये क्या करता है, ये डिपेंड करता है सिग्नल, जब आपको यहां पे सिग्नल मिलता है, सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ साइटोकाइंस। तो जब आपके बॉडी या डिफरेंट कंपोनेंट्स साइटोकाइंस को प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस एज अ सिग्नल काम करता है बोन मैरो को, ताकि उसको सिग्नल भेजा जा सके कि साहब आप ब्लड के जितने भी कंपोनेंट्स हैं आप उसका सिंथेसिस कीजिए। तो ये आपके फिर डेवलप करते हैं स्ट्रोमा सेल्स में, ये स्टेप्स हैं जो कि बोन मैरो में आपका ये है, स्ट्रोमा सेल्स एंड मैक्रोफाजेस, स्ट्रोमा सेल्स एंड मैक्रोफाजेस फिर ये करते हैं बोन मैरो में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ठीक है, और इसके बाद में डिफरेंट लाइनेज ऑफ, यहां से फिर आपके जिस तरह के आपके एक बार स्ट्रोमा सेल्स एंड मैक्रोफाजेस बन गए, इसके बाद में क्या होता है कि एवरी ऑल साइटोकाइंस
अकॉर्डिंग टू देयर सिग्नल्स। ठीक है, तो जितने भी साइटोकाइंस मिल रहे होते हैं एज अ सिग्नल, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड्स आर सिंथेसाइज्ड। मैं इसको एक बार फिर से समझा देता हूं। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड आर सिंथेसाइज्ड। तो मेरा कहना है कि जैसे आप इसके पहले वाले स्लाइड में देखे हैं ना, कि आप जितना भी, ये वाला फिर से देख लेते हैं कि ये जितने भी कंपोनेंट हैं यही एज अ सबस्ट्रेट काम कर रहे होते हैं, एज अ प्रिकर्सर काम कर रहे होते हैं, सारे के सारे आपके ब्लड के थ्रू, बोन मैरो के थ्रू ब्लड के कंपोनेंट्स के सिंथेसिस के लिए। तो आपके पास में बोन मैरो एज अ एकदम स्टॉक की तरह अवेलेबल होता है, और जैसे ही साइटोकाइंस इसको मिलता है वो एज अ सिग्नल काम करता है, ताकि ब्लड कंपोनेंट के लिए वो जितने भी आपके प्रिकर्सर्स हैं उनमें प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन हो। फिर उससे दो तरह के लाइनेज तैयार होते हैं, स्ट्रोमा सेल्स और मैक्रोफाजेस, और ये सारे के सारे फिर बोन मैरो में ही प्रेजेंट रहते हैं। फिर जितने अलग अलग तरह के साइटोकाइंस हैं, जितने भी अलग अलग तरह के साइटोकाइंस हैं, दे विल वर्क एज अ सिग्नल। जैसे ब्लड को एज अ होल ब्लड तैयार नहीं किया जाता है, ब्लड के कंपोनेंट, जैसे आरबीसी की जरूरत है तो सिर्फ आरबीसी तैयार होगा, डब्ल्यूबीसी की जरूरत है तो सिर्फ डब्ल्यूबीसी ही तैयार होंगे। तो यहाँ से आपके जितने भी अलग अलग तरह के सिग्नल मिलते हैं उसके हिसाब से अलग अलग तरह के आपके कंपोनेंट ऑफ ब्लड की सिंथेसिस होगी। उसमें जो आपके लिम्फोसाइट्स होंगे वहां पे आपका काम आता है लिम्फोसाइट विच स्टेज करने के बजाय मैं ये बताता हूँ विच आर सिंथेसाइज्ड। ठीक है, सिंथेसाइज्ड एंड मैच्योर्ड in B cells only, sorry, bone marrow only, are B cells। ठीक है, और फिर इसके आगे में क्या है कि जो भी आपके B cells हैं उनके ऊपर में मैच्योरेशन के बाद में उनके ऊपर में रिसेप्टर्स डेवलप कर जाते हैं। फिर ये रिसेप्टर क्या करते हैं, एंटीजन से बाइंड करेंगे। फिर फर्दर क्या हो जाता है कि एंटीजन से बाइंड करने के बाद में ऑन रिएक्शन विथ एंटीजन, तो ये क्या करते हैं, फिर ये प्लाज्मा एंड मेमोरी सेल के लिए चले जाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आप फिर से इन सारे स्लाइड्स को एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। तो बोन मैरो के बारे में पढ़ा कि एक सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू के बोन के ही अंदर में पाए जाते हैं, और ये एज ए स्टेम सेल काम करता है जो कि आपके ब्लड के सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। मैं थोड़ा सा एक बार कलर चेंज कर लूँ थोड़ा सा, ताकि कलर क्या लेज़र लगा लेता हूँ। तो ये आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ की तरह होते हैं जो कि आपके ब्लड इज़ अ सॉफ्ट टिश्यू जिसके अलग अलग तरह के कंपोनेंट होते हैं। फिर ये एज अ लिम्फोसाइट डेवलपमेंट में भी होते हैं जो कि आपके ब्लड के ही कंपोनेंट के तौर पे हैं। तो जितने भी लिम्फोसाइट है, चाहे वो बी या टी, दोनों ही सिंथेसाइज होते हैं बोन मैरो के ही अंदर में, और फिर जब सिंथेसिस होगा तो सर्कुलेशन के लिए जाएगा। अर्ली डेवलपमेंट स्टेज में जहाँ पे आपके एग्जैक्टली बोन मैरो डेवलप नहीं हुआ होते हैं, तो मेसेनकाइम जो आपके योग शैक का है वहाँ पे ये लिम्फोसाइट का सिंथेसिस हो रहा होता है। फिर ये पोजीशन चेंज होता है स्प्लीन पे, स्प्लीन से लीवर में, और 5th मंथ में जाकर के एक कंप्लीट बोन मैरो जो है, जो कि हेमेटोपोएटिक टिश्यू की तरह काम करना स्टार्ट करता है। ये जो बोन मैरो है उनका दो कलर में पाए जाते हैं, दैट इज रेड एंड येलो। दोनों के बीच का मेन डिफरेंस होता है कि जिसमें एक्टिव हेमेटोपोइसिस हो रहा होता है उसको रेड बोन मैरो बोलते हैं, और जिसमें एक्टिव हेमेटोपोइसिस नहीं हो रहा होता है उसको हम येलो बोन मैरो कहते हैं। और एज पर डिमांड, ब्लड का डिमांड हाई है या लो, येलो और रेड इंटरचेंजेबल होते हैं। ये एक स्पॉन्ज लाइक रेटिकुलर फ्रेमवर्क होता है जो बोनी टिश्यूज में पाए जाते हैं, जिसमें फैट सेल, कोलाजन फाइबर्स, फिब्रोब्लास्ट, डेंड्राइटिक सेल्स और रेटिकुलर सेल्स और भी बहुत तरह के सेल्स होते हैं जिसमें पाए जाते हैं, जो कि आपके एज अ बोन मैरो कंपोनेंट काम करते हैं, और यही एज अ प्रिकर्सर काम करते हैं अलग अलग तरह के ब्लड के
कंपोनेंट को सिंथेसिस करने के लिए। तो जिस तरह का भी साइटोकाइन एज अ सिग्नल बोन मैरो को मिलता है, उसके हिसाब से ब्लड कंपोनेंट में ये प्लोरिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन करते हैं स्ट्रोमा और स्ट्रोमा सेल्स एंड मैक्रोफाजेस में, और ये दोनों के दोनों बोन मैरो ही प्रेजेंट होते हैं। फिर से जैसा आपका सिग्नल मिला हुआ होता है उसके हिसाब से ये डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में सिंथेसिस करते हैं, जिसका आपका एक सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है वो लिम्फोसाइट का होता है। जो भी लिम्फोसाइट जिनका सिंथेसिस और मैच्योरेशन जो होता है वो बोन मैरो को ही अंदर में होता है, हम उनको बी सेल्स बोलते हैं। यही बी सेल जब मैच्योर कर जाते हैं तो इनके ऊपर में सेल सरफेस रिसेप्टर पाए जाते हैं, जो अल्टीमेटली एंटीजन से रिएक्ट करके प्लाज्मा और मेमोरी सेल के अंदर में डेवलप कर जाते हैं। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट बी सेल्स। अगले वाले पीरियड में या अगले वाले क्लास में हम लोग जो है वो आपके थाइमस के बारे में डिस्कस करेंगे। So thank you guys for your kind time. Please try to share these things with your friends and try to subscribe my channel. Thank you so much.